गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजरियल एंड ग्रीन इकोनॉमिक्स के कुछ एडिशनल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इसी साल आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स। ग्रीन इकोनॉमिक्स को हिंदी में हरित अर्थशास्त्र कहा जाता है। हरित अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो मानव कल्याण के साथ साथ पर्यावरण जोखिम को कम करने पर काम करती है। यानी हरित अर्थशास्त्र आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता को आपस में जोड़ता है। चलिए समझते हैं। ग्रीन इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया, पर्यावरण स्थिरता यानी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पर ग्रीन इकोनॉमिक्स में फोकस किया जाता है। यानी कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एनवायरमेंट पर भी ध्यान देना है। It aims to create a more sustainable economy by valuing natural resources, reducing pollution, and promoting eco-friendly practices. इसका बेसिक एम यही है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यू देना है, पोल्यूशन को कम करना है और ऐसी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। Green economics encourage business and governments to adopt environmentally responsible policies, invest in renewable energy, and prioritize long-term sustainability over short-term gains. ग्रीन इकोनॉमिक्स बिजनेस और गवर्नमेंट को इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी का निर्माण करें, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें और उन पॉलिसीज को प्रायोरिटाइज करें जो कि शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म पर बेस्ड हो। This approach helps mitigate climate change and ensures a healthier planet for future generation. ये जो स्ट्रैटेजी है वो जलवायु में यानी कि आपके क्लाइमेट में यदि अचानक से अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करता है और आने वाली जो आपकी जनरेशन है, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं उनको एक स्वस्थ ग्रह यानी कि आपका जो हेल्थियर प्लेनेट वो उनको देने में मदद करेगा। अब हम समझते हैं की कॉन्सेप्ट या एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स को। तो क्या है की कॉन्सेप्ट, इसकी क्या अवधारणा है? सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी। अगर आप ग्रीन इकोनॉमिक्स को अपनाते हैं तो आप लंबे समय तक सस्टेन स्थिर तरीके से आपकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। देन है एनवायरमेंटल वैल्यूएशन। आप अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं उनको वैल्यू दें, उनको वैल्यू असाइन करें कि आपने कितना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। देन है ग्रीन टैक्सेस। ग्रीन इकोनॉमी एम्फेसिस करता है कि यदि अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है या पोल्यूशन को पोल्यूटिंग एक्टिविटीज है तो उस पर वो टैक्स भी लगाएंगे। देन है रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन इकोनॉमिक्स में जो है रिन्यूएबल एनर्जी को इन्वेस्टमेंट में यानी कि ग्रीन इकोनॉमी में रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करने पर फोकस किया गया है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, आपकी सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जो कि वापस से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो उन एनर्जीज पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट हो और आपको उन रिसोर्सेज को कम यूज करना पड़े जो कि रिन्यू नहीं हो पाती। जैसे जंगल जंगल को आप वापस आसानी से नहीं उगा पाएंगे, है ना, उसके लिए लंबा समय लगेगा। तो आप ऐसी एनर्जीज को यूज करें जो कि रिन्यू हो सके। देन है सर्कुलर इकोनॉमी। कम से कम जो है वेस्टिंग करें और जो अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप किस तरह से रिसाइकल यूज करके अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलाइज कर सकें। देन है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जितनी भी प्रैक्टिसेस हो वो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। कार्बन प्राइसिंग। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा अगर कार्बन प्रोड्यूस कर रही है तो उनको कम करने के लिए उनको रिड्यूस करने के लिए उनको जोर दिया जाए और उनको कम करके ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को अगर आप अगर टेक्नो देखेंगे तो उनको आप रिन्यूएबल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं नेचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है इंटरडिसिप्लिनरी, जिसको हम बोलते हैं अंतः विषयक। अंतर विषय का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान और समाज विज्ञान सोशल साइंस, इन तीनों को ये जोड़ता है। ये इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। होलिस्टिक
होलिस्टिक को मतलब समग्र, ये इन तीनों का एसेंस है। ये ग्रीन इकोनॉमिक्स इन तीनों से जुड़कर बना हुआ है, इन तीनों का बराबर इसमें इन्वॉल्वमेंट है। देन है सस्टेनेबल, स्थिरता। ग्रीन इकोनॉमिक्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म लंबे समय की स्थिरता पर ध्यान देता है बजाय की शॉर्ट टर्म। वैल्यू बेस्ड, ये नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यू असाइन करते हैं, इकोसिस्टम की सर्विसेज को भी वो वैल्यू असाइन करते हैं। देन है एथिकल, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा काम एनवायरमेंट के फेवर में है, कौन सा काम एनवायरमेंट के फेवर में नहीं है ना। वो एब्लिकेशन लगाते हैं, और एक रोक लगाते हैं कि वो कम से कम आप एनवायरमेंट को हानि पहुंचाए। देन है डायनामिक, अडॉप्ट टू चेंज एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सीकिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ग्रीन इकोनॉमिक्स ये एम्फेसिस करता है कि जो इस एनवायरमेंट है और इस इकोनॉमिक कंडीशन में इस तरह के सॉल्यूशन लेकर के आए कि वो कम से कम एनवायरमेंट को हानि करे। अब पढ़ते हैं स्कोप ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स। ग्रीन इकोनॉमिक्स का कहाँ कहाँ पर स्कोप है। सबसे पहले एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पर्यावरण को लंबे समय तक स्थिर रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो अगर आप प्रिजर्व करेंगे नेचर को। देन है क्लाइमेट मिटिगेशन, मिटिगेशन, यदि अगर आपका क्लाइमेट में अचानक से चेंजेस आ रहे हैं, कोई बदलाव हो रहा है ना, तो उसको कम करने में, उसको रिड्यूस करने में आपका जो ग्रीन इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है कि जो ग्रीन हाउस की गैसेस है वो कम हो और उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। देन है रिसोर्स मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करें, वेस्टेज कम करें और रिसाइकलिंग को आप बढ़ावा दें। देन है सस्टेनेबल कंजप्शन, जिस तरह से इन्वायरमेंटल अगर सस्टेनेबल रहेगा, लंबे समय तक स्थिर रहेगा, तो आप उसकी जो रिसोर्सेज उसको कंज्यूम भी लंबे समय तक कर पाएंगे, है ना। देन है इकोनॉमिक वैल्यूएशन, आपको नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिक वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू असाइन करनी होगी कि आप किसी भी काम के लिए अगर किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो बदले में उसको उससे कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। पॉलिसी डेवलपमेंट करेंगे कि कौन कौन सी हम पॉलिसीज बनाए कि जो एनवायरमेंट को बचाए, एनवायरमेंट के प्रोडक्शन के लिए आपको पॉलिसीज बनानी होगी। यानी कि बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में इस तरह से आप नेचुरल रिसोर्स को यूज ना करें कि नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाए। देन हम समझते हैं दी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स, यानी कि एक हरित अर्थशास्त्री का जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिक जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एनालाइज इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, पर्यावरण की जितनी भी नीतियां हैं उनको, उसको क्या करना है, उसका विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना है कि जो भी गतिविधि पर्यावरण में हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, कितना नुकसान पहुंचा रही है। देन डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन, उसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन बताना कि आप कम से कम उन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बनाए आपका जो है बिजनेस हो सके, या आपका इंडस्ट्री रन कर सके, या आपकी इकोनॉमी रन कर सके। देन है कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, लागत लाभ विश्लेषण करें कि जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है उससे, उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज कितने लग रहे हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करने के बाद में जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ना। देन है प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोशन करना, उनको बढ़ावा देना ताकि उनको आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जो कि रिन्यू हो सकती है, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो एनर्जी, उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। पानी से मिलने वाली ऊर्जा को आप रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे जंगल हो गया, उसे आप रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार अगर जंगल कट गया तो आप उसको वापस से उगाने में आपको बहुत समय लगेगा। देन है एडवाइस पॉलिसी मेकर्स, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री के, किसी भी कंपनी के जो पॉलिसी मेकर्स है, उनको आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपना जो बिजनेस रन करें उसको कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना वो कर सकें। रेज अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि आप जब विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप इन्वायरमेंट को इस तरह से यूज करें कि आपके तो डेवलपमेंट हो लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। देन है कंडक्ट रिसर्च, आप अनुसंधान करें, रिसर्च करें, शोध करें कि बेहतर से बेहतर आप एनवायरमेंट और इकोनॉमी को कैसे जोड़ें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसे जो है ग्रीन जीडीपी, हरित
जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक साल में बनने वाली सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं किसी भी देश में। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी क्या हुआ? जब आप पूरे साल में बनने होने वाले जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप जब पर्यावरण को हुए नुकसान को घटा देंगे, तब वो आपकी ग्रीन जीडीपी आ जाएगी। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। ग्रीन जीडीपी इज एन ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट अकाउंट्स फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन. It adjusts traditional GDP by subtracting the cost of environmental damage and resource depletion. ग्रीन, जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन जीडीपी एक अल्टरनेटिव मेथड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से नापा जाए। तो उसमें क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हुआ है, इन्वायरमेंट में जो हानियां हुई हैं, इन्वायरमेंट का जो ह्रास हुआ है, उसका उसको और रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज का जो नुकसान हुआ है, उनको अगर आप जो है ओरिजिनल जीडीपी में से अगर माइनस कर देंगे, तो वो आपका ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरणीय, जिसे अगर हम हिंदी में समझें तो यह पर्यावरणीय क्षति और संसाधन क्षय की लागत को घटाकर पारंपरिक जीडीपी का समायोजित करता है। ठीक है, अब हम इसके की कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल कॉस्ट, है ना। कॉस्ट कौन कौन सी होगी? कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन फैल रहा है, डिफॉरेस्टेशन, कितना जंगल कट गए, एंड क्लाइमेट चेंज, कितना जो जलवायु में कितना परिवर्तन हो गया, कितने टाइड्स आ गए, कितने तूफान आ गए, है ना, कितनी बाढ़ आ गई। ये सारी जो है वो कॉस्ट होगी। क्यों ये सारे? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। देन रिसोर्स डिप्लेशन, संसाधन में कितना नुकसान हुआ, रिसोर्सेज कितने कम हुए, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज में कितनी कमी आई है, वाटर में मतलब पानी में कितनी गंदगी गई है, मिनरल्स कितने खराब हुए, वो सारी चीजें इसमें आएगी। देन एडजस्ट जीडीपी, जो आपकी ट्रेडिशनल जीडीपी है उसमें से आप क्या करोगे, इन्वायरमेंटल कॉस्ट और रिसोर्स डिप्लीशन को माइनस कर दोगे, तो आपका ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ये टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स इन ब्लू एंड ग्रीन इकोनॉमी। अभी तक हम ग्रीन इकोनॉमी को पढ़ रहे थे कि किस तरह से आपकी जो अर्थशास्त्र है उसको आपको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपको आर्थिक विकास करना है। ठीक है, तो अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि समुद्र, नदी, झील से जुड़े सभी संसाधनों को यूज करके अगर आर्थिक विकास किया जाता है, तो वो आपका ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है ना। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के कौन कौन से ट्रेंड्स अभी, या कौन कौन से रुझान अभी चल रहे हैं। सबसे पहला, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफशोर एंड विंड फार्म्स एंड टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर गेनिंग ट्रैक्शन, रिड्यूसिंग रिलायंस एंड फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जो विंड फार्म्स हैं और जो कि टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, है ना, सतत जलीय कृषि, यानी कि मत्स्य पालन। अगर एक्वाकल्चर यानी कि आप जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं, है ना, उनसे अगर कोई बिजनेस हो रहा है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, या कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई जिससे कि समुद्र में जो है फूड प्रोडक्शन हो सके, है ना, सी फूड प्रोडक्शन इको फ्रेंडली तरीके से हो सके। ठीक है, देन है मरीन रोबोटिक्स। मरीन रोबोटिक्स यानी कि समुद्री रोबोटिक्स क्या है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एनहांस ओशन मॉनिटरिंग एंड एक्सप्लोरेशन। ये रोबोटिक्स क्या करेंगे? ये रोबोटिक्स जो पानी के अंदर है वो देखेंगे कि कितनी गंदगी है, कितना कहाँ कहाँ तक आप उस बिजनेस को या फिर अपना उस समुद्र को यूज कर सकते हैं, है ना। कहाँ कहाँ तक आप अपना जो है इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, सी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सीज या ओशंस इनको ध्यान में रखते हुए। देन है ग्रीन मैरीटाइम शिपिंग, हरित समुद्री परिवहन, यानी कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक propulsion एंड एरोडायनामिक hull design reduces emission of optimized fuel agency एफिशिएंसी। अगर आप ग्रीन मरीन का मतलब हरित समुद्री परिवहन में आप पानी में समुद्र से किस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, चीजों को लाना ले जाना, या आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आप ग्रीन मरीन टाइम शिपिंग का यूज कर सकते हैं। देन ओशन कंजर्वेशन, महासागर संरक्षण। अगर कोई चट्टाने हैं या कोई आपकी ऐसी चीजें हैं या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कि आपको ओशंस को बचाने में हेल्प करती, वो आपका ब्लू इकोनॉमी में होता है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ब्लू इकोनॉमी सीधे सीधे समुद्र, पानी या नदी से जुड़े जितने भी रिसोर्सेस है उनको आप किस तरह से बेस्ट तरीके से यूज करें अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ, है ना, तो वो आपकी ब्लू इकोनॉमी होगी। अब ग्रीन इकोनॉमी के ट्रेंड्स, जैसे अपन ने पढ़ा ब्लू इकोनॉमी के ट्रेंड, उसी तरह से हम ग्रीन इकोनॉमी के भी ट्रेंड समझते हैं। ग्रीन इकोनॉमी के ट्रेंड्स क्या है? सबसे पहले कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सबसे सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे जो CO2 कार्बन को कम करे और जो क्लाइमेट में अचानक से बदलाव हो जाते हैं उसको कम करें। देन है ग्रीन हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन हाइड्रोजन या जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको आप रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करें। देन है सस्टेनेबल मटेरियल, ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को या रिसाइकल मटेरियल को यूज करें ताकि कि आप जो वेस्ट है वो कम हो और पोल्यूशन कम फैले। देन है क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट अडॉप्शन एंड रेसिलियंस मेजर। ज्यादा से ज्यादा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि किस तरह से आप मेजर्स लेंगे, आप किस तरह से आप रोक लगाएंगे, किस तरह से आप प्रोटेक्शन लेंगे कि आपका जो क्लाइमेट है वो बचा रहे, ठीक है, जलवायु के अनुकूल आपको काम करना रहेगा, है ना, या ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे, है ना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ में आपका फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए। देन एक क्लीन एनर्जी, transition to renewable energy sources like solar and wind power to reduce dependency on fossil fuel। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको जला करके आप यूज कर रहे थे उसके बजाय आप सोलर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करें, विंड पावर से एनर्जी जनरेट करें ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी, उन पर जो डिपेंडेंसी हो वो कम हो। ठीक है, अब हम लास्ट में बेसिक डिफरेंस समझते हैं ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी में। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्सेज फोकस। ग्रीन इकोनॉमी में रिन्यूएबल टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया गया है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ब्लू इकोनॉमी में ओशनिक एंड एक्वेटिक, पानी या समुद्र के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसको बेस्ट तरीके से यूज किया जाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लो, सस्टेनेबल है। ब्लू इकोनॉमी का भी लो और मरीन फोकस है, इसका बेसिकली मरीन फोकस, पूरा ब्लू इकोनॉमी जो है वो समुद्र से संबंधित है, समुद्र, नदी और पानी से संबंधित है। इकोनॉमिक मॉडल इंक्लूसिव और सर्कुलर। ब्लू इकोनॉमी में भी इकोनॉमी जो होगी आपकी इंक्लूसिव और ओशन सेंट्रिक, ये समुद्र पर कंसंट्रेट कर, ओशन से सेंट्रिक रहेगी, मतलब पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो समुद्र पर रहेगा। ठीक है, देन आपका एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज है, इको टूरिज्म है। ब्लू इकोनॉमी में फिशरीज, मरीन बायोटेक, ओशन एनर्जी है। देन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी सभी प्रकार के जीव, पौधे, जानवर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये इकोसिस्टम को प्रिजर्व करता है और ये जो है ब्लू इकोनॉमी जो है वो मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको आज के ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।